everyone and welcome back to your science class. So coming to the question number 10 of chapter number 14 electric current and its effects. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में ऑलरेडी दे चुके हैं. ठीक है. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाए और उसको आप मीन्स आपको मिल सकता है वो दोनों वीडियो. अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप. क्या आप मीन्स क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स एक गार्बेज का हीप है. ठीक है. जस्ट अ मिनट. एक गार्बेज का हीप है मान लीजिए और उसमें प्लास्टिक बैग्स बहुत सारी चीज़ें तो उसमें प्लास्टिक बैग्स भी है. तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या ये प्लास्टिक बैग्स को अपने और अट्रैक्ट करेगा यही आपका क्वेश्चन है. तो इसका आंसर होगा नो. क्यों नो होगा हम आपको ये समझाने से पहले हम आपको अपना जो ये बता दे रहे कि क्या होगा. कारण हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ मीन्स जो मैग्नेट होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, जो कि जो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस होते हैं. बट प्लास्टिक ना तो मैग्नेटिक मटेरियल है ना तो मेटेलिक सब्सटेंस है ना. तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे उसको सेपरेट करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मेटेलिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करेगा. सो दिस आंसर विल बी नो. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल. इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकते हो नहीं तो मेटेलिक मटेरियल्स बोल सकते हो, वो सबको ही अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट. बट प्लास्टिक तो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना. प्लास्टिक एक नॉन मेटेलिक या मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से. हेंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप. तो अगर गार्बेज हीप में प्लास्टिक बैग्स होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में है एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन अ हाउस. एक इलेक्ट्रिशियन है वो कुछ जो आपके रिपेयरिंग जो चीज़ें हैं उसको लेकर जा रहा है. अब वो क्या चाहता है कि वो एक फ्यूज़ लेना चाहता है आपके घर से और आपको वो क्या देगा, एक वायर, एक नॉर्मल सा वायर देगा और आपसे वो फ्यूज़ लेना चाहेगा. तो क्या आप उनको दोगे फ्यूज़. आपको बताना है कि अगर आप दोगे तो क्यों दोगे, अगर आप नहीं दोगे तो क्यों नहीं दोगे. आपको दोनों का रीज़न बताना है. सो ऑब्वियसली आप नहीं दोगे. फिर आप बोलेंगे कि क्यों नहीं देंगे हम. बिकॉज द इलेक्ट्रिशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज इन द हाउस बाय अ पीस ऑफ वायर. क्यों. बिकॉज जो एवरी वायर होता है ना, जितने भी वायर, हर एक वायर में फ्यूज़ का फिलामेंट नहीं होता है. हर एक वायर फ्यूज़ फिलामेंट की तरह यूज़ नहीं किया जाता है. फ्यूज़ एक अलग ही तरह का होता है सब्सटेंस और वायर एक अलग ही तरह का चीज़ होता है. तो फ्यूज़ का क्या होता है कि उसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है ताकि जैसे ही हैवी करंट उसमें पास करे तो वो फट से ब्रेक हो जाए, मेल्ट होकर ब्रेक हो जाए. बट सारे वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं. कुछ वायर का हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं. तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिशियन को अपना फ्यूज़ दे रहे हैं और उससे एक सिंपल सा वायर ले जा रहे हैं तो इससे हम ही लोगों का घर को ही मीन्स डैमेज होगा. कैसे. कारण अगर करंट बाय चांस आपके घर में फ्लो करता है तो वायर तो उसको मीन्स कंट्रोल नहीं कर पाएगा. तो वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में चल जाएंगे और फिर क्या होगा, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं वो सब डैमेज हो जाएंगे, सीवियर डैमेज होगा उसमें. इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिशियन को नहीं देंगे एक फ्यूज़ जिसके बदले कि वो हम लोग को एक सिंपल सा वायर दे रहे हैं. बिकॉज फ्यूज़ जितने भी सारे वायर फ्यूज़ फिलामेंट की तरह यूज़ नहीं किए जाते हैं क्योंकि फ्यूज़ का एक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाए जब लार्ज करंट पास करेगा. और आप सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द वायर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना. जितने भी वायर्स उसमें मोस्ट ऑफ द वायर्स का जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का ही होता है. इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिशियन को नहीं देंगे अपना फ्यूज़. ठीक है. आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 12 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है कि जुबैदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर 14.4. सी, ये आपको एक सेल होल्डर दिख रहा. तो उन्होंने एक सर्किट बनाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जुबैदा. स्विच, तो वो किससे बनाया है, सेल होल्डर से बनाया है, स्विच से बनाया है और
बल्ब से बनाया है, ठीक है। व्हेन शी पुट द स्विच इन द ऑन पोजिशन, बट जैसे ही वह स्विच को ऑन करती है उसका बल्ब नहीं जलता है। तभी आपको बताना है कि जुबेदा कहाँ पर गलती की है। हेल्प जुबेदा एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट। सी, सर्किट में बस एक ही मीन्स डिफेक्ट होगा नहीं, बहुत से डिफेक्ट हो सकते हैं, तो वो आपको बताने कि जुबेदा ऐसे क्या गलती की होगी कि उसका बल्ब नहीं जल रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। C. Here is the answer, that the possible defects in Zubeda's electric circuit is that either she has not connected positive terminal of one cell with the negative terminal of next cell। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि हो सके कि वो जो सेल है, ये मान लीजिए दो सेल है और इसका ये पॉजिटिव है और इसका ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो हो सकता है कि वो माइनस प्लस, दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ी नहीं होगी, है ना, नेगेटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ी होगी, इसीलिए हो सकता है बल्ब नहीं जल रहा है। ये तो फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन क्या है, और द सर्किट में नॉट बी क्लोज, हो सकता है सर्किट क्लोज ही ना हो, आइदर बैटरी ऑफ पोजिशन में हो, सॉरी बैटरी बोले स्विच ऑफ पोजिशन में हो, सर्किट क्लोज ना हो, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है, मे बी द बल्ब फ्यूज। सी, और एक रीजन भी हो सकता है कि बल्ब फ्यूज्ड भी हो सकता है, और अगर बल्ब फ्यूज होगा तो वो कैसे इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर लेकर वो बल्ब को जलाएगा। सो ये भी तीसरा रीजन होता है। तो अगर ये तीन रीजन का अगर जुबेदा मीन्स ख्याल रखती है कि मेरे को ये तीन रीजन के ऊपर ध्यान देना है, देन द बल्ब विल बी ग्लोइंग, ठीक है। सो प्लीज़ आप यहाँ से नोट डाउन कर ले, जितने भी आंसर्स हम दिए हैं पहले आप उसको समझ ले, देन आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करके फिर दूसरा क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12, आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, यहाँ पर आपको एक सर्किट दिख रहा, ठीक है, हियर दिस वन इज अ सर्किट। आपको इसी से रिलेटेड टू क्वेश्चंस दिए गए हैं। वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। देख सकते हैं यहाँ पर स्विच ऑफ पोजीशन में भी है, तो क्या ये तीनों बल्ब जलेगा, क्या इन तीनों में से कोई भी एक बल्ब जलेगा। आप सबको पता है नो, कहना अगर करंट सोर्स ही नहीं है, बैटरी ऑन सॉरी स्विच ऑन पोजीशन में ही नहीं है, तो ये तीन बल्ब कहाँ से जलेंगे। सो दिस विल बी नो, ठीक है। हम आपको इसका आंसर देंगे, पहले हम आपको डिस्कस करवा दे रहे। फिर सेकंड आ गया, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन। अभी सेकंड में बोला है कि अगर ये ऑफ से ऑन पोजीशन हो जाए तो ये किस तरह जलेंगे, बल्ब ए, बल्ब बी और बल्ब सी, ये किस तरह से, पहले कौन सा बल्ब जलेगा, मीन्स वो किस सीक्वेंस में वो जलेंगे। तो सिंपल है, जैसे ही स्विच ऑन हो गया तो वो अपना सीक्वेंस में जलेंगे, दैट मीन्स लाइन वाइज लाइन ए बी सी, ठीक है, सीक्वेंस में जलेंगे। चलिए इसका आंसर्स देखते हैं। पहला का तो होगा नो, व्हेन द स्विच इन द ऑफ पोजीशन द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट से करंट फ्लो ही नहीं होगा तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। फिर सेकंड में होगा बल्ब्स विल ग्लो सिमल्टेनियसली, ठीक है, व्हेन द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन द बल्ब विल ग्लो एट वंस, तो सारे बल्ब एक ही बार में जल जाएंगे। दिस इज बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड सेम स्विच। ये लोग तीनों जैसे ही हम लोग का सर्किट मीन्स करंट फ्लो कर जाता है तो लोग तीनों एक साथ जलेंगे। क्यों, बिकॉज ये तीनों एक ही वायर सेम बैटरी से ही जुड़े हैं, इसीलिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप यहाँ से आंसर्स नोट डाउन कर ले। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फुल एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सो आई होप दैट आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइजेस पार्ट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। Okay, thank you so much students.